हेलो एस्पिरेंट्स, टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सनराइज एकेडमी। तो जल्दी से एक बार बताएंगे मुझे, क्या मैं ऑडिबल विजिबल हूं आप लोगों को? चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज से हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोला जाता है इसे? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री को बोला जाता है क्या? रसायन विज्ञान। ठीक है, क्या बोला जाता है? रसायन विज्ञान। ठीक है, केमिस्ट्री में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? तो हम केमिस्ट्री के अंदर केमिकल्स के बारे में, एलिमेंट्स, तत्वों के बारे में, ठीक है ना, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है ना। सबसे पहली बात है कि जो केमिस्ट्री, ये जो टर्म है केमिस्ट्री, इसको कहां से लिया गया है, किस शब्द से लिया गया है? तो इस केमिस्ट्री को ड्राइव किया गया, याद रखेगा, कीमिया नाम के शब्द से। ठीक है ना, कीमिया नाम के शब्द से इसे लिया गया। तो केमिस्ट्री नाम के शब्द की उत्पत्ति इस कीमिया नाम के शब्द से हुई है, कीमिया। ठीक है ना। अब कीमिया वर्ड आया कहां से, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, इजिप्ट में एक नदी बहती थी, कौन सी? नील नदी। ठीक है ना। तो इजिप्ट में नाइल रिवर बहती थी। कहां पर? इजिप्ट यानी कि मिस्र में। वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज में बहती है अफ्रीका की, और विश्व की सबसे लंबी नदी भी आप जानते हैं, नील नदी, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, तो नील नदी। इस नील नदी में एक काली मिट्टी मिली। ठीक है ना, एक काली मिट्टी मिली, एक ब्लैक सॉइल मिली इस नील नदी में, काली मिट्टी। ठीक है ना। और इस काली मिट्टी के अंदर, इस काली मिट्टी में को क्या हुआ? इस काली मिट्टी में क्या था? बहुत सारे क्या थे? केमिकल्स थे। कहा गया कि इस काली मिट्टी के अंदर, तो नील नदी में काली मिट्टी का ढेर मिला। ठीक है ना, नील नदी में काली मिट्टी का एक ढेर मिलता है। क्या मिलता है? एक ढेर है काली मिट्टी का। ठीक है ना, एक ढेर मिला। और कहा गया कि इसमें क्या है? बहुत सारे केमिकल्स हैं। तो यहीं से शब्द क्या आया? कीमिया। तो यहीं से इस काली मिट्टी के ढेर में कहा गया कि इस काली मिट्टी में बहुत सारे क्या है? केमिकल्स हैं। और यहीं से एक शब्द निकल के आया जिस शब्द का नाम था कीमिया। और कीमिया का मतलब क्या होता है? केमिकल्स। क्या होता है इसका मतलब? केमिकल्स, रसायन। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? केमिकल्स यानी कि रसायन। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया नाम के शब्द से हुई है। ठीक है ना। और नील नदी में जो काली मिट्टी का ढेर मिला, उसमें बताया गया कि काली मिट्टी सिर्फ काली मिट्टी नहीं है, इस काली मिट्टी में बहुत सारे क्या है? केमिकल्स हैं, बहुत सारे रसायन है। और यहीं से एक शब्द की उत्पत्ति हुई कीमिया की, कि बहुत सारा कीमिया है इसमें। क्या है? कीमिया। और कीमिया से केमिस्ट्री बना। और कीमिया का मतलब क्या है? केमिकल्स यानी कि रसायन। ठीक है ना। कीमिया का मतलब क्या है? केमिकल्स यानी कि रसायन। समझ रहे हैं बात को? चलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन अगर आएगा, वैसे आते नहीं ऐसे क्वेश्चन, ग्रुप डी वगैरह के एग्जामिनेशन में आ जाए तो आ जाए। ठीक है ना, कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आप कहेंगे कीमिया। कीमिया से हुई है। ठीक है ना। और कीमिया कहाँ से आया है शब्द? तो नील नदी की काली मिट्टी से। काली मिट्टी से ये शब्द कहां से आया? नील नदी में पड़ी काली मिट्टी से शब्द आया। ठीक है ना। और इस कीमिया का मतलब होता है केमिकल्स, और इसी कीमिया से क्या बनाया गया? केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई। ठीक है ना, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है भाई, तो इतनी बात तो आप लोगों ने ध्यान रखनी है, सबसे पहली चीज। ठीक है, चलो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था एक चीज, जब मैंने आपको बायोलॉजी पढ़ाई थी, कि बायोलॉजी में हम सभी सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे ही हम केमिस्ट्री में, ऐसे ही हम इन केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान में, हम सभी नॉन लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं। हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम नॉन लिविंग के बारे में, निर्जीवों के बारे में पढ़ते हैं। हम नॉन लिविंग्स, हम पढ़ते हैं निर्जीवों के बारे में। ठीक है ना। तो हम नॉन लिविंग्स या निर्जीवों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो केमिस्ट्री में हम लोग नॉन लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं। और नॉन लिविंग्स किसके बने हुए होते हैं? तो नॉन लिविंग्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। मेड अप ऑफ एटम्स, तो ये परमाणुओं के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? तो निर्जीव परमाणु के बने हुए होते हैं। ठीक है ना, निर्जीव परमाणु के बने होते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, इतनी बात समझ लेना। ठीक है ना।
देखो मैंने आपको बायोलॉजी में बताया था, बायोलॉजी में मैंने आपको क्या बताया था, हमें क्या पढ़नी है, हमें पढ़नी है लिविंग्स के बारे में। लिविंग्स, लिविंग्स की सबसे छोटी इकाई क्या होती है किसी भी लिविंग की, तो मैंने आपको बताया था सेल होती है। सेल क्या होती है, कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है। ऐसी नॉन लिविंग में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ठीक है ना, तो एटम होती है। क्या होती है, एटम होती है। बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़ते हैं, बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, तो एक मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है जिसे आप कहते हैं अणु, ठीक है ना। बहुत सारे एटम्स के मिलने से क्या बनता है, एक अणु बनता है। जैसे कि बहुत सारे सेल्स के मिलने से क्या बनता था, एक टिश्यू बनता था। बायोलॉजी में क्या बनता था, एक टिश्यू बनता था, एक ऊतक बनता था। ऐसी बहुत सारे एटम्स के मिलने से केमिस्ट्री में क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है, एक अणु बनता है, ठीक है ना। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के आपस में जुड़ने से क्या बनता है, एक एलिमेंट बनता है। क्या बनता है, एक एलिमेंट बनता है, एक तत्व बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है, बहुत सारे टिश्यू के जुड़ने से, मैंने बायो में आपको क्या बताया था, क्या बनता है, तो एक ऑर्गन बनता है। मैंने बताया था क्या बनता है, एक ऑर्गन बनता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के आपस से जुड़ने से क्या बनता है, तो एलिमेंट बनता है। क्या बनता है, तत्व बनता है, ठीक है ना। बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं तो एक कंपाउंड, एक यौगिक बनता है, ठीक है ना। बहुत सारे एलिमेंट आपस में आकर के जुड़ते हैं तो एक कंपाउंड, एक यौगिक बनता है। जैसे बहुत सारे ऑर्गन आकर के जुड़ते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बन रहा था। क्या बन रहा था, ऑर्गन सिस्टम बन रहा था वहां पर, बायो में मैंने आपको पढ़ाया था। ऐसे यहाँ क्या बनता है, यहाँ पे एक कंपाउंड बनता है, एक यौगिक बनता है, ठीक है ना। और बहुत सारे यौगिक आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक मैटर बनता है, एक पदार्थ बनता है। क्या बनता है, एक मैटर बनता है और एक पदार्थ बनता है ना। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो भी बताऊंगा आपको आगे चल के, ठीक है ना। तो एक मैटर बनता है, एक पदार्थ बनता है, ठीक है ना। और ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आकर के मिलते थे तो क्या बनता था, एक लिविंग बॉडी बनती थी। एक लिविंग बॉडी बनती थी, क्या बनती थी, एक एक सजीव बनता था। और ऐसे ही, ठीक है ना, ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड आके मिले तो क्या बना, एक मैटर बना, एक पदार्थ बना। अब मैटर किसे कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मैटर, तो मैटर कहा जाता है ऐसी चीज, पदार्थ उसे कहा जाता है जिसने कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा हो। क्या कर रखा हो, कोई स्पेस, यानी कि कुछ स्थान घेर रखा हो, ऑक्यूपाइड कर रखा हो, कोई स्थान ऑक्यूपाई कर रखा हो, और साथ ही साथ उसका कुछ मास, यानी कि उसका कुछ द्रव्यमान हो। तो पदार्थ किसे कहा जाता है, पदार्थ उसे कहा जाता है जिस चीज ने कोई जगह, कोई स्थान घेर रखा हो, और दूसरा उसका अपना कोई द्रव्यमान हो। क्या हो, उसका मास हो, मतलब उसका कोई वेट हो, वजन हो, उसमें कुछ उसका कुछ द्रव्यमान हो, ठीक है ना। तो पदार्थ की डेफिनेशन क्या है, सिंपल सी लिखो कि पदार्थ उसे कहा जाता है जिसने कुछ स्थान घेर रखा हो, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा हो, और साथ ही उसका स्वयं का कुछ द्रव्यमान हो। क्या कहलाता है, तो पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, पदार्थ कहलाता है। समझ गए इतनी बात। तो सभी नॉन लिविंग किसके बने हैं, तो एटम्स के बने हैं। किसके बने, एटम्स। जैसे कि ये मार्कर, ये नॉन लिविंग है, ये क्या है, ये कहाँ पढ़ना है ऐसी चीजें हमने, मतलब इस तरह की चीजें हम यहीं पढ़ेंगे। ये बोर्ड है, ये बोर्ड भी नॉन लिविंग है, ये भी किसका बना है, हाँ, तो ये भी कुछ केमिकल्स का, कुछ कंपाउंड्स का, कुछ एलिमेंट्स का, जैसे कि एल्यूमिनियम लगा हुआ है इसके चारों तरफ, ठीक है ना। बीच में लकड़ी लगी हुई है, लकड़ी के ऊपर ये शीट लगी हुई है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, कोई एलिमेंट्स है, कुछ कंपाउंड्स है, कोई मैटर है, ये है ना, उसी से बने हैं ना। ट्यूबलाइट है, पंखा है, कुछ भी सपोज कीजिए, दिमाग में कोई भी नॉन लिविंग चीज लाइए, टेबल है, चेयर है, ये सारी चीजें क्या है, सारी चीजें केमिस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है ना। सारी चीजें क्या है, केमिस्ट्री का पार्ट है, जितनी भी नॉन लिविंग चीजें। ठीक है भाई, तो आप लोग इतनी बात तो समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या बनती है भाई, ठीक है ना। तो ये तो छोटा सा व्यू हो गया आपका, ठीक है। अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखिए आप लोग इसके बाद, ठीक है। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या बनेगी आप लोग, तो लिखिए केमिस्ट्री की डेफिनेशन फटाफट, ठीक है ना। टू स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, टू स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड, एलिमेंट्स, केमिकल्स, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, केमिकल्स,
ठीक है, या कह सकते हैं मॉलिक्यूल, मैटर, एटम्स, ठीक है, कुछ भी अपने हिसाब से बनाइए डेफिनेशन, जो भी हमने पढ़ा, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, मैटर, ठीक है। कंपाउंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? यौगिक, यौगिक। एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? तत्व। केमिकल्स को क्या बोलते हैं? रसायन। मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? अणु। एटम्स को क्या बोलते हैं? परमाणु। और मैटर को क्या बोलते हैं? पदार्थ। ठीक है ना। तो अलग अलग प्रकार के यौगिकों के, तत्वों के, रसायनों के, अणु के, परमाणु के, पदार्थ के बारे में का अध्ययन करना ही, अलग अलग पदार्थों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, चलो। तो विभिन्न प्रकार के यौगिक, कौमा तत्व, कौमा रसायन, कौमा अणु, कौमा परमाणु और पदार्थ का अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है ना। तो विभिन्न प्रकार के यौगिकों का, तत्वों का, रसायनों का, पदार्थों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तो रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये बन गई क्या? इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री या मॉडर्न केमिस्ट्री, या फिर मॉडर्न केमिस्ट्री भी लिख सकते हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान या आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो रसायन विज्ञान या फिर आप लिख सकते हैं आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक, ठीक है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो एंटोनी लेवोशियर को। ठीक है ना, किसे माना जाता है? एंटोनी लेवोशियर को, एंटोनी लेवोशियर को। ठीक है ना, ये इन साइंटिस्ट का नाम है एंटोनी लेवोशियर। बताऊंगा आगे चल के क्यों माना जाता है इन्हें। ठीक है ना। तो रसायन विज्ञान या आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक आपसे पूछे जाए तो क्या आंसर होगा? एंटोनी लेवोशियर। तो एंटोनी लेवोशियर को आधुनिक विज्ञान का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री में हमें एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तत्वों के बारे में पढ़ना है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये तो बहुत छोटी सी यूनिट है, हमें इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, हमें पढ़ना है एलिमेंट्स के बारे में, मेनली तत्वों के बारे में। और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कहाँ बताए गए हैं? तो वो बताएंगे पीटी, यानी कि पीरियोडिक टेबल, यानी कि आवर्त सारणी के अंदर। ठीक है ना। तो सभी तत्वों का अध्ययन हम कहाँ करेंगे? हम पढ़ेंगे पीटी, यानी कि पीरियोडिक टेबल में। ठीक है ना, हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में सभी तत्व। पीरियोडिक टेबल इसे कहते हैं हिंदी में आवर्त सारणी, आवर्त, आवर्त सारणी कहा जाता है इसे, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बताऊं आपको एलिमेंट की, तो पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। अब कितने होते हैं सारी बात बाद की बात है। जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, वो क्या है? वो हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन याद रखिएगा, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला एलिमेंट है, सबसे पहला तत्व है। ठीक है ना, आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी का याद रखिएगा सबसे पहला तत्व है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना। तो आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। कौन से ग्रुप नंबर में आता है? तो ग्रुप नंबर 1 में ही आता है, ग्रुप नंबर 1 में आता है। लेकिन ना हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसकी ना जगह निर्धारित नहीं है, इसकी कोई जगह निर्धारित नहीं है।
कई बार ये ग्रुप नंबर 1 में भी आ जाता है, और कई बार कोई ऐसा साइंटिस्ट आ जाता है वो इसको बताता है ग्रुप नंबर 1 का नहीं, ग्रुप नंबर 18 का मेंबर है। क्या बता देता है? ग्रुप नंबर 18। तो हाइड्रोजन इसे आवारा तत्व माना गया। क्या माना गया? आवारा तत्व। हमारे पीरियोडिक टेबल में 3 चीजें होती हैं, एक तो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और एक मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है ना? तो एक धातु, अधातु और उपधातु, 3 चीजें होती हैं पीरियोडिक टेबल में। तो इसे आवारा तत्व माना गया। क्या माना गया? आवारा तत्व। क्योंकि कभी कभी ये मेटल की तरह भी ट्रीट करता है और कभी कभी ये नॉन मेटल की तरह भी ट्रीट करता है। कभी ये ग्रुप नंबर 1 में भी रह जाता है, कभी ग्रुप नंबर, कोई साइंटिस्ट आ जाता है वो सिद्धांत देता है और उसके बाद ये ग्रुप नंबर 18 में भी आ जाता है। इसे आवारा तत्व माना गया है। और याद रखिएगा कि केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री इज द अदर नेम ऑफ एक्सेप्शन। अपवाद ही केमिस्ट्री का दूसरा नाम है, याद रखिएगा ये चीज। केमिस्ट्री में आपको अपवाद बहुत मिलेंगे, एक्सेप्शंस बहुत मिलेंगी। ठीक है ना? केमिस्ट्री अपवाद का ही क्या है? दूसरा नाम है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो कभी ये ग्रुप नंबर 1 का भी मेंबर बन जाता है, कभी कोई साइंटिस्ट आता है वो इसे ग्रुप नंबर 18 का भी बता देता है अपने हिसाब से। तो कभी ये मेटल्स की तरह भी, कभी ये नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, तो इसलिए इसे आवारा तत्व माना जाता है। ठीक है ना? और पीरियोडिक टेबल में आज तक कोई साइंटिस्ट हाइड्रोजन की जगह ढंग से निर्धारित नहीं कर पाया। कोई भी साइंटिस्ट ऐसा सिद्धांत नहीं दे पाया जिसने इसे आवारा तत्व ना मेल कह के धातु, अधातु या उपधातु कहीं रख दे इसको। ठीक है ना? तो कैसे बिहेव कर देता है ये, पहला ये एलिमेंट। अब बात है कि हाइड्रोजन की डिस्कवरी किसने करी थी? तो हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन की खोज की थी। किसने की थी? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश। तो हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने तो हेनरी कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज की थी। लेकिन हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नाम किसने दिया था? तो टर्म गिवन बाय, खोज तो हेनरी कैवेंडिश ने की थी, लेकिन हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नाम किसने दिया था? तो ये दिया था रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवोशियर ने। किसने दिया था? एंटोनी लेवोशियर ने दिया था। ठीक है ना? एंटोनी लेवोशियर ने। तो जो टर्म है हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नाम एंटोनी लेवोशियर ने दिया था, जबकि इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। ठीक है ना? हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने करी थी, ध्यान रखिएगा। जैसे ऑक्सीजन की खोज तो शील साइंटिस्ट ने की थी, लेकिन ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नाम किसने दिया था? वो भी एंटोनी लेवोशियर ने दिया था। लेकिन ऑक्सीजन की जो खोज है ना, वो किसने की थी? वो शील नाम के साइंटिस्ट ने की थी। शील ने करी थी इसकी खोज ऑक्सीजन की, लेकिन ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नाम एंटोनी लेवोशियर ने दिया था। ठीक है ना? एंटोनी लेवोशियर ने। आगे चल के सब पढ़ाऊंगा। ठीक है? इसके अलावा एंटोनी लेवोशियर ने, देखो, इन्हें रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। इन्हें जो है, इन्होंने ही टर्म दी थी हाइड्रोजन को हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन। इसके अलावा एंटोनी लेवोशियर ने, याद रखेगा, कंबस्टन थ्योरी दी थी। क्या दी थी? कंबस्टन थ्योरी। कंबस्टन थ्योरी इन्होंने दी थी। तो दहन का सिद्धांत क्या दिया था इन्होंने? दहन का दहन का सिद्धांत। दहन का सिद्धांत इन्होंने दिया था, कंबस्टन थ्योरी दी थी इन्होंने। ठीक है ना? इन्होंने क्या दी थी? कंबस्टन थ्योरी, दहन का सिद्धांत दिया था। ठीक है ना? तो कंबस्टन थ्योरी को एक्सप्लेन इन्होंने किया था। किसने किया था एक्सप्लेन कंबस्टन थ्योरी को? एंटोनी लेवोशियर ने ही। इन्होंने कहा था कोई भी ईंधन है। अब कंबस्टन थ्योरी क्या है, आपको कंबस्टन थ्योरी भी बता देता हूं कि कंबस्टन थ्योरी है क्या। इन्होंने कंबस्टन थ्योरी में कहा था कि कोई भी ईंधन है, फ्यूल है, तो जब वो जलता है, जब भी वो जले, टूटे, और उससे एनर्जी या लाइट, हीट एमिट हो, तो उसे जलाने के लिए उसका कंबस्टन करवाना होता है। क्या कराना होता है? तो कोई भी फ्यूल है, कोई भी फ्यूल, कोई भी ईंधन है, कोई भी फ्यूल या कोई भी क्या है? ईंधन है। अब वो फ्यूल कुछ भी हो सकता है। भाई गाड़ियों में फ्यूल का काम क्या करता है? पेट्रोल डीजल करता है। उसका भी तो कंबस्शन होता होगा, वो भी जलता होगा अंदर, है ना? तभी तो खत्म भी होता है वो। नहीं तो इंजन में जाके आप फिर से उसे कहीं से निकाल के वापस डाल लीजिए गाड़ी की टंकी में, ऐसा तो नहीं होता ना। वो इंजन में जाके जल जाता है ना, तभी तो खत्म हो जाता है फ्यूल। हाँ, ये बात समझ रहे हो? ठीक है ना? तो इन्होंने कहा था कोई भी ईंधन है, कोई भी फ्यूल है, जब वो जलता है और जलने के बाद टूटता है, तो उससे जलने के बाद क्या होता है? जलने या टूटने के बाद उससे एनर्जी बनती है, या हीट बनती है, या लाइट बनती है। ठीक है ना? ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मा या प्रकाश बनता है।
तो किसी भी ईंधन के जलने से ऊर्जा, ऊष्मा या प्रकाश बनता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो लाइट, हीट या एनर्जी एमिट हो तो उसे जलाने के लिए, उसे जलाने के लिए हमें उसका क्या कराना पड़ता है, कंबस्टन कराना पड़ता है। जलाने के लिए क्या कराना पड़ता है, उसका दहन करवाना पड़ता है, कंबस्टन करवाना पड़ता है, कंबस्टन। ठीक है ना, उसे जलाने के लिए उसका कंबस्टन यानी कि उसका दहन करवाना पड़ता है, ठीक है ना। क्या करवाना पड़ता है, दहन करवाना पड़ता है। और जो कि कौन करवाता है, जो कि ऑक्सीजन करवाता है। कौन कराता है, ऑक्सीजन करवाता है कंबस्टन, ठीक है ना। बिना ऑक्सीजन के कभी भी किसी फ्यूल को बर्न नहीं किया जा सकता। आपको लकड़ी जलानी है, लकड़ी जलाने के लिए, लकड़ी भी क्या है, फ्यूल है। लकड़ी भी अपने आप के लिए फ्यूल है, क्या करने के लिए, तो लकड़ी खाना बनाने के लिए। अगर आपको आग चाहिए, ठीक है ना, आग चाहिए, वो प्रकाश भी देगी आपको। पुराने समय में जब ये लाइट वाइट इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तब लोग क्या करते थे, लकड़ी को ही जलाते थे ना, मशाल जला के रखते थे कमरे में, दिए जला के रखते थे, मोमबत्तियां जला के रखते थे, है ना। यही काम होता था ना। तो इन्होंने ही कंबस्टन थ्योरी दी थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। और कंबस्टन कराने के लिए, किसी भी फ्यूल का कंबस्टन कराने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। ये भी इन्होंने ही कहा था अपनी इस थ्योरी में, ऑक्सीजन, ठीक है ना। कार में आप फ्यूल डाल रहे हैं, वो फ्यूल बर्न किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से बर्न हो रहा है, ठीक है ना। वो फ्यूल किसकी वजह से बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से बर्न हो रहा है। बिना ऑक्सीजन के तो आग भी नहीं लग सकती, ठीक है। फ्यूल कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है चीज क्या है। इलेक्ट्रिकल में भी क्या होती है, आग होती है ना, आग होती है ना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में भी। कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लग जाती है ना, लगती है ना। ट्रांसफार्मरों तक चल जाते हैं कई बार, क्यों, अपने आप में ही आ गया है इलेक्ट्रिकल भी, सारा कुछ, ठीक है भाई। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब मैं बात करता हूँ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस है, चलिए आप लोग मुझे बताइए, क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, केमिस्ट्री की ब्रांचेस कितनी है। केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस होती हैं, बताइए क्वेश्चन। ब्रांचेस बताइए केमिस्ट्री की कितनी है, हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बताइए, रसायन विज्ञान की कितने ब्रांचें होती हैं। ब्रांचेस इन केमिस्ट्री, क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बताओ भाई। हम्म कितनी ब्रांचें होती हैं रसायन विज्ञान की। तो आप कहेंगे सर दो ब्रांचें होती है ना, आपने पढ़ी होंगी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब देखो आपने केमिस्ट्री, अगर आपने ऐसा पढ़ा है साइंस की ब्रांचेस कितनी है, तो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपकी फिजिक्स, है ना। ऐसा थोड़ी है आपने तीन पढ़ी है तो तीन ही है, और भी तो होती हैं। अब आप बायोलॉजी में ही पढ़ने लग जाए, बायोलॉजी में बॉटनी होती है, जूलॉजी होती है, फिजियोलॉजी होती है ना। हाँ, बॉटनी, जूलॉजी, फिजियोलॉजी, कितनी सारी ब्रांचेज हैं आगे। अब आपने जितनी पढ़ी है आप उतनी बताएंगे, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री में कितनी ब्रांचेस होती हैं, तो मैक्सिमम लोगों ने तो दो ही पढ़ी होती है। और क्वेश्चन भी मैक्सिमम इन्हीं दो ब्रांचेस से आता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक से, ठीक है ना। तो सबसे पहली की बात करता हूँ, सबसे पहली ब्रांच कौन सी होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसे हिंदी में कहा जाता है कार्बनिक रसायन विज्ञान। कहा, क्या कहा जाता है, कार्बनिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है, कार्बनिक रसायन विज्ञान, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन विज्ञान, ठीक है ना। तो ऐसी ब्रांच जो कार्बन से बनी हुई है, ठीक है ना। तो ऐसी ब्रांच, तो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो कार्बन से बनी है, किससे बनी है, कार्बन से बनी है। कार्बनिक का मतलब ही नाम में छिपा हुआ है भाई। तो ऐसी, तो ऐसे कोई भी कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, मैटर जो कार्बन से बनी है। एक चीज मैं आपको बताऊं, कार्बन केमिस्ट्री जो है ना, कार्बन के बिना तो हो ही नहीं सकती। कार्बन के बिना केमिस्ट्री हो ही नहीं सकती, हर चीज में कार्बन है। ये मार्कर है ना, इसमें भी कार्बन है, मेरे कपड़े है ना, इसमें भी कार्बन है। समझ रहे हैं बात को, कार्बन के बिना कुछ नहीं है। ये मोबाइल फोन है, इसमें भी कार्बन है, ठीक है। ये क्या है, इंक की बोतल है, इसमें भी कार्बन है। हर चीज में कार्बन है। कार्बन तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसमें कार्बन ना, बहुत कम चीजें हैं ऐसी जिसमें कार्बन ना हो, मोस्टली तो कार्बन ही कार्बन। केमिस्ट्री में मेन तो कार्बन ही है, सब कुछ कार्बन से बनी। तो ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जो कार्बन से बनी हुई चीजों के बारे में बताया, उसमें क्या कहते हैं हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां पर हम क्या पढ़ते हैं,
यहां पर हम टॉपिक पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है ना। कार्बन एवं इसके यौगिक, कार्बन एवं कार्बन एवं इसके यौगिक, ठीक है ना। तो कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है ना। दूसरा आता है पॉलीमर, ठीक है। दूसरा आता है पॉलीमर, ठीक है, बहुलक, ठीक है। और भी बहुत सारे आते हैं टॉपिक, मैं आपको मेन मेन बता रहा हूँ बस यहाँ पे, ठीक है ना। अभी आपका पूरा बनाऊंगा मैं सिलेबस आज की क्लास में, ठीक है ना। बस आज सिलेबस बनाएंगे, कल से टॉपिक्स पढ़ने स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। दूसरी ब्रांच की अगर मैं बारे में बात करूं, तो दूसरी ब्रांच होती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। सेकंड ब्रांच जो है आपकी केमिस्ट्री की, सेकंड ब्रांच जो है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसे कहते हैं अकार्बनिक रसायन विज्ञान। क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन विज्ञान। तो ऐसी ब्रांच रसायन विज्ञान की जिसमें कार्बन ना हो, जिसमें कार्बन क्या हो? एब्सेंट हो, वेयर कार्बन इज एब्सेंट, यानी कि कार्बन ना हो, जिसमें कार्बन ना हो, तो ऐसी ब्रांच जिसमें कार्बन के बारे में हमें ना पढ़ना हो, ऐसी ब्रांच, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक। अब आप कहेंगे क्या? तो जैसे कि मैं बताऊं आपको, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे यहाँ पर। और भी टॉपिक्स हैं, धातु अधातु पढ़ेंगे, धातु अधातु। तो देखो, धातु हम पढ़ेंगे, धातु में हम क्या पढ़ेंगे? बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे धातु अधातु में हम। हमने बहुत सारी चीजें पढ़नी है, हमने कॉपर पढ़ना है, जिंक पढ़ना है ना, वैसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे धातु धातु में हम, ठीक है। लिथियम पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो इसमें कार्बन कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, कार्बन कहीं नहीं मिलेगा। कार्बन अपने आप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम, कार्बन के बारे में यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। और यहीं पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही हम क्या पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी। देखो, अगर मैं बात करूं ना वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में, वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होते हैं आप लोगों के एमसीक्यू वाले, उसमें 60% से ज्यादा क्वेश्चन मात्र ये दो टॉपिक पढ़ने से कवर हो जाते हैं, केमिस्ट्री। 60% से ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है ना, मोर देन 60% प्लस क्वेश्चन, मात्र अगर आप ये दो टॉपिक भी पढ़ के चले जाएंगे ना, तब भी आप क्रैक कर देंगे, ठीक है ना। तब भी आप क्या कर देंगे एग्जाम में, मतलब केमिस्ट्री क्वालिफाई कर देंगे बड़े आराम से, 60% अगर ये पूरा अच्छे से पढ़ के जाएंगे। लेकिन पढ़ेंगे तो हम इसके अलावा भी जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हमें यही पढ़ना है, मैं तो सब कुछ पढ़ना है, मैं तो छोड़ना तो कुछ है ही नहीं हमें। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम थी, चलिए कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। नेटवर्क प्रॉब्लम थी, कोई इशू नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं। चलो, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। ठीक है, चलो अब बात करता हूं मैं तीसरी की, थर्ड ब्रांच की, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना, थर्ड ब्रांच। दो बताई ना आपने, पांच ब्रांचेस मैं आपको बताऊंगा, पांच ब्रांचेस, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स दो कहते हैं ना, लेकिन मैं आपको पांच ब्रांचेस बताऊंगा। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है? तो ऐसे केमिकल्स जिसका दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हो हम, ठीक है ना, ऐसे केमिकल्स जिनका डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हो, दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हो, ऐसे केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में, ठीक है ना। अब आप कहेंगे क्या? जैसे कि हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, है ना, गाड़ियों में हमारी फ्यूल होता है, पेट्रोल डलवाते हैं, पेट्रोल की रिफाइनिंग कैसे पता लगाते हैं, उसका ऑक्टेन नंबर कितना होता है, सारी चीजें यहीं पर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा डेली लाइफ में जो हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना, पेन किलर वगैरह क्यों लेते हैं, क्या है, ठीक है ना। तो वो भी यहाँ आ जाएगा, तो डेली लाइफ की जो है मेडिसिन वगैरह, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि मेडिसिन किससे बनती है? वो भी केमिकल से बनती है। इसके अलावा जो ईबीएस है आपका, इन्वायरमेंटल साइंस का है, वो भी यहीं पर पढ़ा जाएगा, इन्वायरमेंटल,
क्योंकि इन्वायरमेंट भी आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। किससे? डेली लाइफ से। तो ईवीएस वाला सेक्शन भी आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आएगा। तो ऐसी केमिस्ट्री जिसमें डेली लाइफ की जो है इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, डेली लाइफ की चीजों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स बायोकेमिस्ट्री, बेटा थर्मोडायनेमिक्स बायोकेमिस्ट्री भी आ जाएगा आपका, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल बिल्कुल करूंगा, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में भी बात। वो फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स, रेडियो एक्टिविटी, ये सारी चीजें आपकी किस में आएंगी? ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आती हैं, ठीक है। अभी बताता हूँ इनके बारे में भी, ठीक है। चौथी ब्रांच है जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। चौथी ब्रांच बायोकेमिस्ट्री, चौथी ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री जिसे कहा जाता है जैव रसायन, ठीक है ना, क्या बोला जाता है? जैव रसायन। अब यहां हमने क्या पढ़ना है जैव रसायन में? तो जैव रसायन नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है? तो जैव रसायन, ठीक है। और जैव रसायन में हम लोग पढ़ने वाले हैं किस चीज के बारे में? तो देखो, जो ऐसी केमिस्ट्री जो बायो के साथ रिलेट करके पढ़े। जैसे कि हमने ग्लूकोज पढ़ा था, हमने कहा पढ़ा था ग्लूकोज? हमने बायोलॉजी में पढ़ा ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करता है? हमें एनर्जी देता है। कैसे? उसका ऑक्सीडेशन करवाना पड़ता है, उसको तुड़वाना पड़ता है। कौन तुड़वाता है उसको? कौन तोड़ता है? कौन बर्न करता है ग्लूकोज को? ऑक्सीजन करता है ना, ऑक्सीजन करता है। तो ये तो हमने वहां पढ़ा था। लेकिन अगर इस ग्लूकोज के मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूं, जैसे C6H12O6, तो वो हम कहां पढ़ेंगे? यहां पढ़ेंगे। कैसे बना है वो फॉर्मूला, वो कहां पढ़ेंगे? वो यहां पढ़ेंगे। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या है वो हम कहां पढ़ेंगे? वो हम यहां पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है ना। या डीएनए है, हमने क्या पढ़ा? डीएनए के बारे में पढ़ा था हमने। डीएनए कोशिका के अंदर क्या था? सेल के अंदर डीएनए था, है ना। ये डीएनए का स्टेप था। अब डीएनए तो हमने पढ़ लिया कहाँ पे? साइंस में। लेकिन डीएनए में जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड होते हैं, इन बॉन्ड के बारे में, इन बंध के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? तो इन बॉन्ड के बारे में, इन बंध के बारे में हम पढ़ेंगे कहाँ पे? बायोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। कहाँ पढ़ेंगे? तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे भाई, याद रखिएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज तो हमने कहाँ पढ़ा? बायोलॉजी में। लेकिन ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसकी स्ट्रक्चर कैसे बना, वो कहाँ पढ़ेंगे? हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना। डीएनए हमने पढ़ा कहाँ? बायोलॉजी में। लेकिन उसमें जो बॉन्ड्स वगैरह है बीच में, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, वो कहाँ पढ़ेंगे हम? वो पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को? चलो, ये तो होगी चौथी। अब पांचवी ब्रांच और लास्ट ब्रांच की मैं बात करता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ठीक है ना, तो पांचवी ब्रांच की बात करता हूं मैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, इसे कहते हैं भौतिक रसायन विज्ञान। भौतिक रसायन विज्ञान, ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री जिसको हम फिजिक्स से रिलेट करके केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है ना। ऐसी केमिस्ट्री जिसको हम फिजिक्स से रिलेट करके पढ़ते हैं, फिजिक्स से रिलेट करते, फिजिक्स से संबंध बना के पढ़ते हैं, रिलेट करते हैं, फिजिक्स से रिलेट करते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स, फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपकी केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस होती हैं? तो आप कहेंगे 5 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है ना। 5 ब्रांचेस, 5 शाखाएं होती हैं केमिस्ट्री, जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स और क्या पढ़ेंगे? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मी, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स लिख लीजिए इसको भी, अगर देता हूँ यार मैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। काइनेटिक्स, ठीक है ना, और रेडियो एक्टिविटी। थर्मोडाइनेटिक्स, डायनेमिक्स, ठीक है, काइनेटिक्स और रेडियो धर्मिता, ये सारा पोर्शन हम कहाँ पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में। चलो, अब मैं आपका सिलेबस बना देता हूँ और कल से टॉपिक वन बाय वन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन की क्लास थी,
ठीक है, और मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ फटाफट हमें क्या क्या पढ़ना है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, क्या बोलते हैं इसको, आवर्त सारणी। ठीक है, हिंदी भी लिखते रहे साथ साथ, आवर्त सारणी पढ़ेंगे सबसे पहले हम। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड, अच्छा बात पहले क्या पढ़ेंगे वो मैटर नहीं करता, बस आपका टॉपिक, मैं आपका सिलेबस बना रहा हूँ। ठीक है ना, धातु और अधातु, धातु और अधातु पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो कार्बन एवं उसके यौगिक, एंड इट्स कंपाउंड, तो कार्बन एवं इसके यौगिक, कार्बन एवं इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं इसके यौगिक। ठीक है ना, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो अम्ल क्षार और लवण, अम्ल क्षार और अम्ल क्षार और लवण। ठीक है ना, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता के बारे में। ठीक है ना, रेडियो धर्मिता के बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमर्स। आजकल भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलीमर्स से, बहुलक से एग्जामिनेशन में। ठीक है ना, भर भर के इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं बहुलक से। हालांकि मैं बताऊं, पीरियोडिक टेबल, ये दो टॉपिक पढ़ने से 60% केमिस्ट्री के क्वेश्चन क्रैक कर दोगे आप, और साथ में एक पॉलीमर का टॉपिक पढ़ लो तो 70% क्वेश्चन क्रैक कर दोगे, तीन टॉपिक पढ़ के भी। ठीक है ना, इसके बाद क्वेश्चन आते हैं फ्यूल से, ईंधन से, है ना, फ्यूल ईंधन, ईंधन में हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, पेट्रोल, इन सब चीजों के बारे में, कैसे रिफाइनिंग होती है इन चीजों की। ठीक है ना, कैसे इनकी प्योरिटी को चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने नेक्स्ट पढ़ना है किस चीज के बारे में, वाटर, पानी के बारे में। ठीक है ना, वाटर, पानी के बारे में। ठीक है ना, वाटर, पानी के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, वाटर, तो आप कहेंगे सर पानी से भी क्वेश्चन आते हैं, हाँ बेटा पानी भी पढ़ना पड़ेगा आपको, पानी भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, पानी से ही बनेंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, अगला हमने क्या पढ़ना है, सोप एंड डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में, सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में, तो साबुन और डिटर्जेंट के बारे में। ठीक है ना, तो साबुन एवं इसको क्या बोलते हैं, अपमार्जक, अपमार्जक, डिटर्जेंट को हिंदी में बोलते हैं अपमार्जक, तो साबुन और अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में, कि कैसे बनते हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है इनको बनाने के लिए। ठीक है ना, इसके अलावा याद रखिएगा, इसके अलावा ग्लास के बारे में पढ़ेंगे हम, कांच के बारे में, ग्लास, कांच के बारे में, है ना, भाई गाड़ियों की जो खिड़कियां होती हैं उसमें कौन सा कांच होता है ना, इसके अलावा जो आप चश्मा लगाते हैं उसमें कौन सा कांच होता है, जो बुलेट प्रूफ ग्लास होता है वो क्या होता है, कैसे बना होता है, कैसी लेयरिंग होती है उसकी, तो ग्लास के बारे में पढ़ेंगे। या जो केमिस्ट्री की लैब में बीकर्स वगैरह होते हैं वो कौन से कांच के बने हुए होते हैं। ठीक है ना, तो इन सारे कांच के बारे में हमने पढ़ना है, ग्लास के बारे में। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस जितने भी होते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो भौतिक और रासायनिक बदलावों के बारे में, भौतिक और रासायनिक बदलाव, जैसे दूध का दही बन जाना। ठीक है ना, ये क्या है, एक रासायनिक बदलाव होता है ना, दूध का दही बनना, तो भौतिक और रासायनिक बदलावों के बारे में पढ़ेंगे कुछ। इसके अलावा हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर कुछ रिएक्शंस, कुछ हम पढ़ेंगे रिएक्शंस, अभिक्रियाएं। ठीक है, कुछ पढ़ेंगे हम लोग क्या, रिएक्शंस, अभिक्रियाएं। कुछ हम पढ़ेंगे डेली लाइफ की केमिस्ट्री, डेली लाइफ से संबंधित कुछ पढ़नी है हमने, डेली लाइफ की केमिस्ट्री, अपने दैनिक जीवन से संबंधित, तो दैनिक जीवन से संबंधित रसायन विज्ञान, दैनिक जीवन से संबंधित रसायन विज्ञान। ठीक है ना, ये पढ़ेंगे हम। इसके अलावा हम पढ़ेंगे, और अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ पे और एंड अलोय नहीं लिखा,
तो और एंड एलॉय वाला जो टॉपिक होता है ना वो मेटल एंड नॉन मेटल्स में कवर हो जाता है, ठीक है। कुछ टॉपिक मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पर, अगर आपके दिमाग में आए सर ये तो केमिस्ट्री में भूल ही गए आप, और एंड एलॉय वाला है ना, धातु मिश्र धातु वाला। एलॉय क्या होता है? मिश्र धातु। अयस्क, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अयस्क। और एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु। मिश्र धातु, जैसे कॉपर और जिंक को मिला के पित्तल बन जाता है, ठीक है, ब्रास बन जाता है। तो ये मेटल नॉन मेटल में ही कवर हो जाएगा। मैं कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो लिखूंगा नहीं, वो ऑटोमेटिकली प्रीवियस टॉपिक्स में कवर हो चुके होंगे, ठीक है। ये मेटल नॉन मेटल में ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। इसके अलावा हमने पढ़नी है कुछ केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी है इसके अलावा हमने कुछ, ठीक है। तो रसायन बंध के बारे में पढ़ना है, रसायन, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, रसायन बंध के बारे में पढ़ना है हमने, रसायन बंध के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है ना। इसके अलावा हम पढ़ेंगे मैटर एंड इट्स स्टेट, ठीक है ना, मैटर एंड इट्स स्टेट, ठीक है। तो पदार्थ एवं इसकी अवस्था है, पदार्थ एवं इसकी अवस्था के बारे में, ठीक है ना। पदार्थ एवं इसकी अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, मैटर एंड स्टेट, ठीक है ना। और लास्ट में हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। एक टॉपिक और है, कौन सा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये कहते हैं परमाणु संरचना, परमाणु संरचना, ठीक है ना। परमाणु संरचना में हम क्या पढ़ते हैं? परमाणु संरचना, ठीक है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे किसी भी चीज की क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। और दूसरा जितने भी रूल्स वगैरह हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, रूल्स या लॉ जितने भी ना, जैसे ओम्स लॉ हो गया आपका, ठीक है ना, ऑक्टेव लॉ हो गया, ये सारी लॉ वगैरह पढ़ाऊंगा मैं आपको यहाँ पर, ठीक है ना। ऑक्टेव लॉ हो गया, ओम्स लॉ हो गया, ये सारे लॉ का और जो जितने भी लॉ दिए गए हैं ये मैं केमिस्ट्री में आपको पढ़ा कुछ लॉ के बारे में, ठीक है भाई। तो ये बन गया आपका पूरा का पूरा क्या, सिलेबस, ठीक है, जो हमने पढ़ना है, कवर करना है अगले 1 से 1.5 महीने में, ठीक है। लगभग 50 से 60 घंटे की आपकी क्या है, केमिस्ट्री होगी। 50 60 50 60 65 70 घंटे की, ठीक है। 60 70 घंटे की क्लासेस चलेंगी आप लोगों की, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये आपका टॉपिक हो गया, और कल से हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला टॉपिक केमिस्ट्री का, कौन सा? पीरियोडिक टेबल। कल से हम पहला टॉपिक अपना पढ़ेंगे, कौन सा? पीरियोडिक टेबल, कल से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। पीरियोडिक टेबल, क्या बोलते हैं इसको? आवर्त सारणी, आवर्त, आवर्त सारणी कहा जाता है इसे, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी, यानी कि पीटी, पीरियोडिक टेबल। और इसको पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम 10 से 12 13 घंटे तक लगेंगे, ठीक है ना। 10 से 13 14 घंटे तक चलेगा टॉपिक और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल आपका, ठीक है। तो कल से पीरियोडिक टेबल की क्लासेस चलेंगे, ठीक है, कल से पहला टॉपिक। तो आज की क्लास में यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताइए आप लोग, ठीक है। कल से हम लोग अपने टॉपिक्स पढ़ने स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं मुझे, ठीक है। तो आज ये इंट्रोडक्शन की क्लास थी, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा आज की क्लास में हमने, ठीक है ना। ये इसके अलावा भी आपको कुछ लगेगा ना कि सर ये रह गया, ये वो रह गया, तो कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, बता देगा मुझे। अगर आपको लगेगा कि कोई टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ाने के बाद, कंप्लीट कराने के बाद सिलेबस ऐसा लगेगा कि सर कुछ है बचा हुआ है, तो बता दूंगा मुझे, ठीक है। क्लियर, ऑल क्लियर। तो मिलूँ आप लोगों से फिर कल। कल मिलता हूँ फिर आप लोगों से, ठीक है। कल नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या, फर्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। आज तो इंट्रोडक्शन की क्लास थी, कल पढ़ेंगे, कल से हम टॉपिक्स पढ़ने स्टार्ट होंगे, ठीक है, करेंगे। चलिए ठीक है फिर, बाय, टेक केयर, और मिलता हूँ आप लोगों को कल की क्लास में, बायो की क्लास। बायो की क्लास का शेड्यूल भी करता हूँ मैं आपको, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, मेरे कोई नॉन है, वो एडमिट है हॉस्पिटल।